प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। खाकान साहब, ये जो माजी को अगर हम देखें तो माजी में हुकूमत ने कई फैसले किए जिस पर IMF की जानिब से उनको गो हेड नहीं मिल सका था। अब जो मुतासरीन के हवाले से मुख्तलिफ फैसले सामने आ रहे हैं या बिजली के बिलों के हवाले से जो कहा जा रहा है कि उन्हें इस्तिस्ना दिया जाएगा, IMF से राब्ते की बात की जा रही है, आप समझते हैं कि किस हद तक ये मुमकिन होगा रिलीफ देना और IMF की तरफ से कोई इनकार तो नहीं है सामने आ सकता? सो इन इमरजेंट सिचुएशंस आप कुछ रिलीफ तो दे सकते हैं, बट अगेन उस रिलीफ को टारगेट किस तरह करेंगे ये देखना पड़ेगा कि नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री या इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो मुस्तहिकीन है आप उस तक ही पहुंचना चाहते हैं या बियॉन्ड जाना चाहते हैं। तो पहले तो ये डिपेंड करेगा। नादिर देखिए, पाकिस्तान ने बहुत से IMF के प्रोग्राम एंटर जरूर किए हैं पर कंप्लीट कभी नहीं किया। ये भी याद रखिए, एक्सटेंडेड ये जो फंड फैसिलिटी जो लॉन्गर टर्म फैसिलिटी है तो 13-16 के अलावा पाकिस्तान कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा था। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि मैंने एंकर किया है पाकिस्तान के लिए 13-16 का प्रोग्राम उस कोर टीम में जिसने इसको हतमी शक्ल दी थी। और आप कहेंगे कि जी मेरा 3000 का PSDP है पूरे ये जो प्रोविंसेस, चारों प्रोविंसेस का, जिसको आप ADB एनुअल डेवलपमेंट बजट कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ये अगर 3000 का है उसमें से अगर आप 200 अरब किसी तरह शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसकी इजाजत ली जा सकती है। और वो सर्कुलर डेट की मद में क्योंकि पेमेंट्स नहीं होती, किसी सूबे ने दी और रिलीफ आ गई बट उस सूबे ने वो पेमेंट नहीं की, मैं एक ये तासुर जो फंड को है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप इतना जामे चीज सामने रखेंगे तो जरूर कर लेंगे। बट देखिए अभी तो रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम, क्लियरिंग का काम, डोमेस्टिक जहां मूवमेंट का इशू है उसका काम, ये तो फौरी तौर पे कर लीजिए ना। आपके पास जो बहुत बड़ा 3000 अरब मौजूद है उसको यूज कर लीजिए। इसी तरह 1000 PSDP में पड़ा हुआ है, इन 4000 को आप यूज कर लें जहां जहां सड़कें, ब्रिजेस, सो दैट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज है उस पर। फिर उसके बाद बाहर देखें कि क्या आप प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं जिनसे आप कुछ रकम बाहर से एडिशनल ला सकें। इसी तरह फंड के साथ मैक्रो जो फ्रेमवर्क है उसका रिव्यू तो करना ही पड़ेगा। 4.2% की ग्रोथ इनविजिज की थी पाकिस्तान ने, अथॉरिटीज ने। अब ऐसा लग रहा है कि वो शायद मुश्किल होगी कंसिडरिंग दी एग्रीकल्चर। अब एस्टिमेट्स इनिशियल आ जाएं, अब तो आप सर्वेज से, सैटेलाइट से, सुपार्को के थ्रू ये सारे सर्वेज लेके और 25 तक तो ये काम सारा कंप्लीट करना पड़ेगा अगर फंड के साथ। और अगेन देखिए बात ये कि मैं फिर कहता हूं अब शॉर्ट टर्म ना सोचें, जिसका क्या मतलब है कि हम सोचें किसी को रिलीफ दे दें, किसी को पैसे दे दें। आप क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में सोचें, दैट्स लॉन्ग टर्म। देखिए प्रोजेक्ट्स और पॉलिसी को डिफरेंशिएट करें। अथॉरिटीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर अनएबल टू, इट इज अ प्रोजेक्ट टू डू कि आप एग्रीकल्चर का कोई छोटा सा प्रोजेक्ट कर देते हैं। इट इज अ पॉलिसी फ्रेमवर्क कि आप क्रॉप इंश्योरेंस को पूरे मुल्क में नाफिज कर देते हैं जिससे अगर नुकसान हुआ हो तो वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस फर्क को समझें। पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म, दे आर वेल थॉट आउट and they are thought out only by economists, agriculturists or people who have knowledge of these things. They are modeled and then implemented. Projects जो होते हैं कि हमने कोई नहर बना ली, कोई प्रोजेक्ट कर लिया, that has to be separated from the long term policy thinking. चारों हुकूमतों ने करना है ये काम, पंजाब, KP, बलोचिस्तान और सिंध। पाकिस्तान तैयारी के साथ, फंड के साथ इंगेज करता है, कितनी मॉडलिंग करता है। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि डैमेजेस की असेसमेंट इनिशियल आती क्या है। लास्ट टाइम तो हमने बहुत बड़ी डैमेज की असेसमेंट दी थी। लेट्स सी कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक लॉसेस हैं क्या, एंड लेट्स वेट इट आउट। बट फिर बात वहीं आके रुकी है नादिर कि अगर फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी करेक्ट ना हो, और अब हम आज चुके सिर्फ एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट के लिहाज से हमने देखा है, तो फिर जो जब शॉक लगता है इकोनॉमी को, जैसा एक्सोजेनस शॉक लगा है, तो जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा होता है। पर अगर फंडामेंटल्स साउंड हो और ठीक किए हों और लिंगरिंग इश्यूज को टैकल किया हो तो आप इन एक्सोजेनस शॉक को, जिसे कहते हैं, एक तरह से सह लेते हैं विद मिनिमल डैमेज। आई थिंक दैट इज वेयर। ठीक है, लेकिन खाकान साहब, ये हाल ही में आपके इल्म में होगा कि एक तासुर दिया गया कि मुल्क से कई कंपनियां जो हैं वो बाहर जाकर रजिस्टर्ड हुई हैं। फिर चंद दिन कबल एक खबर ये आई कि जो मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है उसने अपना काम जो है वो पाकिस्तान के अंदर समझें कि वो बंद कर दिया है। फिर के इलेक्ट्रिक के हवाले से खबर सामने आई कि चाइना ने जो शेयर्स ख़रीदने थे या जो उनका इंटरेस्ट था उससे भी उन्होंने इनकार कर दिया है, शायद इस तरह की कुछ खबरें सामने आई। तो ये सूरत हाल अगर ये हकीकत है तो आप समझते हैं कि ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और ये हकीकत है कि अभी भी जो बाहर की कंपनियां हैं वो पाकिस्तान आने के लिए सोच रही हैं, लेकिन मुश्किलात अभी भी हैं, और ये हकीकत है कि कंपनियां बाहर जा रही हैं, बाहर से कंपनियां पाकिस्तान नहीं आ रही।
पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्या है और क्या वो अट्रैक्टिव इनफ है फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज जिसे आप कहेंगे FDI इनटू पाकिस्तान। आप यामाहा की गुफ्तगू कर रहे हैं, आई एम वेल अवेयर कि यामाहा जो है उसने अपने मोटर बाइक्स बनाने का जो प्लांट है, एक ये भी हो सकता है कि बहुत कंपटीशन लोकली मिल रहा हो इस वजह से और वो स्केल पे काम ना कर रहे हो। दूसरा, आपने जिस चाइनीज कंपनी का जिक्र किया, उनको तो कई साल हो गए हैं पाकिस्तान में ये कोशिश करते हुए कि के इलेक्ट्रिक का टेक ओवर हो, और वो अब वापस जा रहे हैं। पर इसी तरह कई नई कंपनीज आई भी हैं। सो एक तो यह प्रोसेस चलता रहता है। सो वी हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस। देयर इज अ लिस्ट ऑफ न्यू कंपनीज जो एंटर भी की हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हाट आर द की एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। देखिए ना, जब हम टेबल पर बैठते थे, एंड दिस इज द मोस्ट सीरियस थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, हम 29% को बतदरीज 25 पे ले जाने की गुफ्तगू कर रहे थे 16, 17, 18, 19 में, ठीक, कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम करें। आज वो 39 पे चला गया है, 29 प्लस 10%। अभी इसमें कुछ और चीजें हैं, वेलफेयर फंड, EOBI, ये सब ऐड करें तो ये 42-43 है टैक्स। अब उसके बाद अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर इसमें से पैसे निकालना चाहता है तो वो डिविडेंड निकालेगा, डिविडेंड पे 15% टैक्स है। तो यार इफेक्टिवली यू आर टेकिंग मी ओवर 50-55% टैक्सेशन ब्रैकेट। अब गो टू UAE में क्या टैक्स है? सिफर पर्सनल इनकम टैक्स 9%, आई थिंक कॉर्पोरेट टैक्स है। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं। Here again the discussion with the fund becomes very important. Everything in Pakistan, और generally जब फंड की engagement मुल्कों में होती है, मैं बहुत से मुल्कों को ये कहता हूँ, वो लेंस होता है taxation and taxation on the already taxed, and that is what is happening in Pakistan as well. तो आप उनको एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि कैसे बतदरीज पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर किया जा सकता है। ये तो एक चीज रखी है ना। आगे चलिए, डीरेगुलेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। कभी कभी मैं कहता हूं कि जो 1991 में इंडिया की डीरेगुलेशन का प्रोसेस मनमोहन सिंह ने रन किया था, अगर हम उसका भी जायजा लें तो शायद पाकिस्तान इज वेरी वेरी क्लोज टू वेयर द इंडियन इकोनॉमी, जिसको डिसमेंटल किया एक कंट्रोल एंड कमांड पे और निकाल के 3 लफ्ज है ना इसमें, जो वॉशिंगटन कंसेंसस का एक डॉक्यूमेंट था, वो क्या है? और आखिरी बात फिर वही कहूंगा कि एनर्जी सेक्टर की एम्बियंस को ठीक करना, ये 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, डॉक्टर खाकान नजीब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब सैलाब के बाद जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके हवाले से जो हुकूमत के फ़ैसले सामने आ रहे हैं और हुकूमत की जानिब से जो टीम को IMF से रब्ते का कहा गया है, तो देखना ये होगा कि किस हद तक वो बिजली के बिल्स हों या ज़रूरी एमरजेंसी का नफाज हो, उससे जो मुतासरीन हैं उनको किस हद तक रिलीफ जो है वो मिल सकता है, ये देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।